नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश हो गया। इसको पेश करने के स्टेज पर ही इसका विपक्ष ने विरोध किया, कहा कि ये बिल पेश ही नहीं होना चाहिए। तो आखिर में वोटिंग करानी पड़ी। तो वोटिंग से बिल को पेश करने के पक्ष में ज़्यादा सदस्यों ने मतदान किया तो बिल पेश हो गया। और पेश होने के साथ ही सिफारिश की सरकार ने, कानून मंत्री ने, कि इसको जेपीसी को भेज दिया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। और गृह मंत्री ने कहा, जब इस बिल का मसौदा कैबिनेट में आया था तभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस पर और व्यापक चर्चा के लिए इस बिल को भेजा जाना चाहिए जेपीसी को। तो उसी के अनुरूप सरकार ने यह फैसला किया है। विपक्ष के कई नेताओं ने भी मांग की जेपीसी को भेजा जाए, इसके बावजूद उसका विरोध हुआ। सवाल यह है कि इस संशोधन विधेयक से या ये कानून बनने से कि पूरे देश में चुनाव एक साथ हों, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव, उससे परेशानी किसको, डर किसको है और डर किसका है? ये दो ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब से आपको बात पूरी समझ में आएगी। एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी परिवर्तन डराता है, क्योंकि परिवर्तन का एक स्थायी स्वभाव होता है, एक मूल स्वभाव होता है, और वो है अनिश्चितता। तो अनिश्चितता उन्हें डराती है कि पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए उसका वो विरोध करते हैं। तो एक तो कारण ये होता है। दूसरा, जो बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये इससे क्षेत्रीय पार्टियों को, छोटी पार्टियों को खत्म करने का रास्ता खुलेगा और जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका वर्चस्व स्थापित होगा। तो पहले जरा जो अतीत में हो रहा था, जो वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य में होने की संभावना है, इन तीनों पक्षों पर विचार कर लें। 1951-52 में पहला चुनाव हुआ। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ हुए। 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में। हालांकि बीच में 2 राज्यों में, और बल्कि 3 राज्यों में इसका अपवाद भी हुआ। 1957 में केरल में सीपीएम के ईएमएस नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस वहां हार गई और कांग्रेस ने उस सरकार को गिरा दिया। 1959 में फिर से चुनाव हुए, ये सिलसिला टूटा। उसके अलावा 1967 में जब चुनाव हुए तो 16 में से 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई। और आपको मालूम है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद 1971 में लोकसभा भंग करके इंदिरा गांधी ने समय से पहले चुनाव कराया। उस समय से ये सिलसिला टूट गया। तब से लोकसभा के चुनाव अलग समय पर होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव अलग समय पर होते हैं। सभी विधानसभाओं के नहीं, अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। तो अब उस व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश हो रही है। तो कहा जा रहा है कि ये जनतंत्र के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो इसका मतलब देश में जो 4 आम चुनाव हुए वो जनतंत्र और फेडरलिज्म के क्या खिलाफ थे? क्या उससे संघीय व्यवस्था पर कोई चोट पहुंची? क्या उसके कारण क्षेत्रीय दलों का उभार रुक गया? 1957 में सीपीएम आ गई केरल में, 1967 में डीएमके आ गई तमिलनाडु में। तो क्यों आ गई, और आगे की बात करूंगा तो वो भी बताऊंगा। उसके बाद क्या हो रहा है? 2014, 2019 और 2024 ये 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं जब कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की स्थिति में नहीं थी। हालांकि 2014 में चुनाव से पहले थी। केवल 2 राज्यों का उदाहरण देकर पूरी बात बताने की कोशिश करूंगा, और वो 2 राज्य हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसलिए इन 2 राज्यों का उदाहरण दे रहा हूं कि 2014, 2019 और 2024 इन 3 चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इन दोनों राज्यों में साथ साथ हुए। तो पहला जो मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कर रही है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, वो स्थानीय चुनाव को यानी विधानसभा चुनाव को भी राष्ट्रीय मुद्दों में बदल देगी, राष्ट्रीय चुनाव बना देगी, इसलिए उसको फायदा हो जाएगा। क्या ऐसा होता है या हो सकता है? हो सकता है का तो जवाब किसी के पास नहीं है, वो तो भविष्य ही बताएगा क्या ऐसा होता रहा है। कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था
तब भी क्षेत्रीय पार्टियां उभरी। और इन दो राज्यों का उदाहरण लें तो 2014, 2019 और ख़ास तौर से 2019 के चुनाव पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में सबसे मजबूत पार्टी थी। देश में सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत नेता उसके पास था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश में 2019 में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की सरकार बनी, वाईआरसीपी की, बीजेपी या उसके किसी सहयोगी दल की नहीं बनी। उसी तरह से उड़ीसा में बीजेडी की सरकार बनी। और दोनों चुनावों में, लोकसभा और विधानसभा दोनों में, इन क्षेत्रीय दलों को बढ़त मिली। तो केवल विधानसभा की बात नहीं है, राज्य के चुनाव की बात नहीं है, लोकसभा में भी जो मजबूत पार्टी थी उसको बढ़त मिली। राष्ट्रीय पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी, सबसे प्रभावशाली पार्टी, वर्चस्व वाली पार्टी एक तरह से कहें तो होने के बावजूद बीजेपी इन दोनों राज्यों में न तो लोकसभा में आगे बढ़ पाई और न विधानसभा में। तो ये कहना कि अगर चुनाव को, और 2019 का चुनाव का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 2019 का चुनाव राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर लड़ा गया, राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर उसका फैसला नहीं हुआ। लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी के साथ जाना पसंद किया, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। फिर आइए 2024 के चुनाव पर। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो गई, तब उस समय उड़ीसा में वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों जीत गई। जब मजबूत थी तो हार गई, जब कमजोर हुई तो जीत गई। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में उसका गठबंधन, चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी का गठबंधन जो है चुनाव जीत गया। और उस गठबंधन में जाहिर है कि पवन कल्याण और उनकी पार्टी भी थी आंध्र प्रदेश में। तो ये कहना कि राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ेगी एक साथ जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, उससे क्षेत्रीय दलों का नुकसान हो जाएगा, ये उदाहरण बताता है, ये प्रमाणित करता है कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। 2024 में तो फिर उड़ीसा में सरकार बननी चाहिए थी बीजू जनता दल की, लोकसभा में भी ज़्यादा सीटें आनी चाहिए थी, लेकिन लोकसभा में 21 में से 20 सीटें बीजेपी जीत गई और विधानसभा में बहुमत आ गया। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ छोटे पार्टनर के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी, चंद्रबाबू नायडू को प्रचंड बहुमत मिला, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। तो ये कहना कि स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, ये गलत है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा नतीजा आता क्यों है। 67 से शुरू करें, 57 से शुरू करें और 2024 तक आ जाए, आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, उसको सफलता तब मिलती है जब उसके पास नेतृत्व हो, जब पार्टी मजबूत हो। क्षेत्रीय दल को समर्थन या उसको जीत तब मिलती है जब उसके पास नेतृत्व हो, उसका संगठन मजबूत हो। आप देखिए कि 1967 में तमिलनाडु में कांग्रेस कमजोर हुई, डीएमके की सरकार बन गई। इसी तरह से उड़ीसा में कांग्रेस कमजोर हुई और बीजू जनता दल की सरकार बन गई। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद, 2 लोकसभा चुनाव लगातार जीतने के बावजूद उड़ीसा में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई। जब थोड़ी कमज़ोर हुई, और कौन कमज़ोर हुआ, वो क्षेत्रीय दल यानी बीजू जनता दल जब कमज़ोर हुआ, तो उसके नेतृत्व का प्रभाव जब कम हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी को वहाँ फ़ायदा मिला, तब उसको जीत हासिल हुई। तो ये कहना कि कोई पार्टी राष्ट्रीय है, वो राष्ट्रीय मुद्दे, जाहिर है कि राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देगी, उन पर अपना ज़्यादा फोकस रखेगी, लेकिन लोग इसमें फ़र्क करना जानते हैं। महाराष्ट्र में अभी एक सीट पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हुआ, उसी लोकसभा की विधानसभा सीट थी। लोकसभा में एक पार्टी जीती, विधानसभा में दूसरी पार्टी जीती। तो लोग स्प्लिट वोटिंग जानते हैं, लोग समझते हैं कि किस चुनाव में किस पार्टी का साथ देना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी का या क्षेत्रीय पार्टी का। तो 67 में कांग्रेस पार्टी हारी तो पहली बार डीएमके सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में सत्ता में आई, वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व होने के बावजूद, राष्ट्रीय पार्टी
होने के बावजूद, 1971 में इतनी बड़ी जीत मिलने के बावजूद इंदिरा गांधी के, 1984 में प्रचंड बहुमत राजीव गांधी को मिला, तब भी तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। सत्ता से द्रमुक और अन्ना द्रमुक को हटा नहीं पाई, दोनों क्षेत्रीय दल हैं। यही स्थिति लंबे समय तक, लगभग 3 दशक तक उत्तर प्रदेश में बनी रही। सपा और बसपा लोकसभा विधानसभा दोनों में जो है राष्ट्रीय पार्टियों से आगे होती रही। तो इसलिए ये कहना कि एक साथ चुनाव होंगे तो किसी एक पार्टी को फायदा हो जाएगा या जो राष्ट्रीय पार्टी होगी उसको फायदा हो जाएगा, एक साथ चुनाव होने के फायदे बहुत सारे हैं और जिस नुकसान की बात कही जा रही है वो काल्पनिक ज़्यादा है, वास्तविक कम है। एक साथ चुनाव होने से सबसे ज़्यादा फर्क जो पड़ेगा वो गवर्नेंस पर पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी पैरालिसिस का समय आता है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, सरकार का सारा कामकाज ठप हो जाता है। और केवल जिस राज्य में चुनाव हो रहा, बात वहीं की नहीं है। मान लीजिए कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, तो जो चुनाव आयोग है वो पूरे देश से खोजता है अच्छे अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी के लिए। पता चला गुजरात से आ गया, राजस्थान से आ गया या तमिलनाडु से आ गया, तो उन प्रदेशों के जो अच्छे अधिकारी हैं वो चुनाव की ड्यूटी में लगा दिए गए। तो वो प्रदेश भी सफ़र करते हैं जहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, जहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा है। दूसरा खर्चा, ये बार बार चुनाव का खर्चा, उसमें लॉजिस्टिक्स के इतने खर्चे हैं, सुरक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट, उनका मूवमेंट, पोल पार्टी का मूवमेंट, और उसके अलावा चुनाव कराने में सबसे ज़्यादा जो मैन पावर लगती है वो शिक्षकों की। तो उस दौरान बच्चे प्रभावित होते हैं, पूरी शिक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। और अगर साथ साथ चुनाव होंगे तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लूँ, एक लोकसभा चुनाव के तहत जो है 5 सीटें आती हैं विधानसभा की, तो एक ही क्षेत्र में 6 लोग एक पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे होंगे। तो जाहिर है कि वो जो उम्मीदवार हैं उनका भी चुनाव खर्च बचेगा, पार्टी का भी बचेगा। और जो हर साल चुनाव होता रहता है, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी एक राज्य में या 2 राज्य में चुनाव हो रहा है तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में जाते हैं, इस सब से भी छुटकारा मिलेगा। तो एक बार में चुनाव एक साथ होने का नुकसान किसी को नहीं है, आशंका नुकसान की ज़रूर है। आशंका इसलिए है कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे प्रभावी नेता है। भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बाकी दलों को लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, इनका प्रभाव ज़्यादा है इसलिए इनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये सब होने के बावजूद तमिलनाडु में तो बीजेपी नहीं जीत रही है, केरल में तो बीजेपी नहीं जीत रही है, तेलंगाना में तो बीजेपी नहीं जीत रही है, 2024 के पहले जो है उड़ीसा में भी नहीं जीत रही थी, और पश्चिम बंगाल में तो अब भी नहीं जीत रही है। तो अगर यही फॉर्मूला होता कि जो पार्टी सबसे बड़ी है, राष्ट्रीय है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, उसके पास राष्ट्रीय नेता है, सबसे लोकप्रिय और प्रभावी नेता है, इसलिए वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है और उसी के पक्ष में चुनाव का नतीजा जाएगा, ये जो प्रमाण है, जो तथ्यात्मक रूप से जो बात सामने है, उससे तो साबित नहीं होती। तो ये सारा जो डर है ये मन का डर है। डर किससे है? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की मजबूती से। डर किसका है? अपनी कमजोरी की, अपने नेतृत्व की कमजोरी की। जिस क्षेत्रीय दल के पास मजबूत नेता होगा उसका उस राज्य में वर्चस्व बना रहेगा। नेतृत्व कमजोर होगा तो चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चुनाव में उसका नुकसान होगा। कोई भी चुनाव की हार जीत किसी एक मुद्दे से तय नहीं होती। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेता है आपके पास तो आप चुनाव जीत जाएंगे, या आपके पास मुद्दा है सिर्फ तो आप चुनाव जीत जाएंगे। 2024 का चुनाव तो सबसे ताज़ा उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के प्रधानमंत्रित्व काल के बावजूद, उनके इतने बड़े कामों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई हैं। और अलग अलग राज्यों का देखिए, और इसमें बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, कम से कम 15-16 राज्य ऐसे हैं जहां सीधी लड़ाई है।
इसमें भी कम से कम 12-13 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। क्षेत्रीय दल के कमज़ोर होने या उसके प्रभावित होने या उसके रेस से बाहर हो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब आप बताइए, गुजरात में कौन सा क्षेत्रीय दल है, राजस्थान में कौन सा है, मध्य प्रदेश में कौन सा है, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, गुजरात में कौन सा है, कर्नाटक में कौन सा है। एक जेडीएस था, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए ये सारे जो तर्क हैं, असल में ये तर्क से ज़्यादा कुतर्क हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है, इसलिए हमको इसका विरोध करना है। तो हमको हर स्तर पर इसका विरोध करना है। तो बिल के इंट्रोडक्शन पर भी विरोध करना है, जबकि पहले से तय है कि ये बिल जेपीसी को भेजा जाएगा। सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा चुका है, सदन में कानून मंत्री ने आश्वासन दिया, इसके बावजूद बिल इंट्रोड्यूस ही ना होने पाए, इसका विरोध हो रहा है। अब बात आती है, जो कुछ राजनीतिक दलों का एतराज़ है, खासतौर से टीएमसी ने अपनी बात लिख कर दी थी और बाहर बोला भी रामनाथ कोविंद की कमेटी के सामने, वो ये कि भाई अगर किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव हो जाता है तब क्या होगा। तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि मध्यावधि चुनाव होने पर, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, जो बचा हुआ कार्यकाल है उसी के लिए चुनाव होगा। और ये जो संशोधन विधेयक आए हैं उसमें राज्यों के चुनाव साथ हों, इसके लिए ये किया गया है कि उम्मीद ये की जा रही कि ये व्यवस्था लागू होगी 2034 के लोकसभा चुनाव से। तो 2034 में जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले हुए हैं, उनके फिर से होंगे। तो उनका कार्यकाल कम किया जाएगा। जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा होगा 6 महीने, साल भर पहले, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। तो लोकसभा, विधानसभा, जो राज्यों के विधानसभा है, इसके अलावा कुछ जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहां विधानसभा है, उनका भी चुनाव साथ हो, इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है। अब विपक्ष के पास मौका है। इस पर बात हो रही है कब से? 1983 से, जब चुनाव आयोग ने पहली बार ये राय जाहिर की थी कि इस चुनाव जो है सब विधानसभा लोकसभा के साथ होने चाहिए। उसके बाद इस पर लॉ कमीशन ने विचार किया, सर्वदलीय पार्टी की बैठकों में इस पर विचार हुआ, कोविंद कमेटी ने अलग अलग दलों को बुलाकर उनसे लिखित भी उनकी राय मांगी और बुलाकर बात भी की। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात की। अब इसकी चर्चा जेपीसी में होगी। जेपीसी में होने के बाद फिर जब ये कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, तो वहाँ से पास होने के बाद फिर पार्लियामेंट में आएगा, फिर इस पर चर्चा होगी। तो ये कहना कि चर्चा के बिना और इतनी जल्दबाजी क्या है भाई, 40-45 साल तक जिस मुद्दे पर चर्चा होती रही हो, और ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि पहली बार देश में लागू हो रही है। देश में पहले 4 चुनाव इसी व्यवस्था के तहत हुए हैं। तो ये केवल और केवल भाजपा और मोदी का डर है जो इस विधेयक का विरोध करवा रहा है। उसके अलावा एक बात और है, अपनी कमजोरी का भी डर है। ये डर है कि मुकाबला कैसे करेंगे। तो मुकाबले के लिए ज़रूरत होगी अपनी ताकत बढ़ाना, और इसका मौका बार बार नहीं मिलेगा कि चलो इस राज्य में हार गए, अगले में जीत जाते हैं, अगले में हार गए तो उसके बाद वाले में जीत जाते हैं। तो कहने को हो जाएगा देखिए लोगों की राय बदल गई, इसमें हारे थे, अब जिता दिया तो अब हमारे साथ हैं लोग। तो ये सारा खेल जो है, राजनीतिक खेल जो है, नैरेटिव बनाने का अलग अलग तरह से, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका डर है। इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे देश का फायदा होगा या नुकसान होगा। देश का क्या नुकसान होगा ये कोई नहीं बता रहा। राजनीतिक दलों, खासतौर से क्षेत्रीय दलों के नुकसान की बात हो रही है, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है। ज़रूर उन क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा जो कमज़ोर हैं, जिनका नेतृत्व कमज़ोर है, जिनका संगठन कमज़ोर है। तो वो चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, दोनों का नुकसान होगा। तो ये मानकर चलना कि इस व्यवस्था से किसी एक पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा और बाकी सबको नुकसान हो जाएगा, ये बिल्कुल आधारहीन बात है। अब ये चर्चा चलेगी, अभी जेपीसी में होगी, उसके बाद फिर संसद में चर्चा होगी, तो और बातें सामने आएंगी। तो शायद लोगों का मन बदलेगा, कुछ और पार्टियों का मन बदलेगा, समर्थन में कुछ और भी आ सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से अंदर से ज़्यादातर पार्टियां इसके समर्थन में हैं। कांग्रेस पार्टी
जिसने पहले चुनाव से चौथे चुनाव तक इसी व्यवस्था के तहत चुनाव कराया, उसको सबसे पहले इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन वो सबसे ज़्यादा विरोध में खड़ी है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डरी हुई है। उसको लग रहा है कि एक बार हार जाएंगे तो उसके बाद 5 साल तक नैरेटिव बनाने का समय ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। तो वो डर उसको सता रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी इस विधेयक का। लेकिन देखते हैं जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है, संसद में किस तरह की वोटिंग होती है जब ये बिल पेश होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।